नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले सीट पर घमासान मचा हुआ है। दोनों गठबंधनों में अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है। पटना में बैठकों का दौर लगातार जारी है, लगातार मुलाकातें हो रही है, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा, इसीलिए देरी हो रही है। ये देरी कितनी है, जरा सोचिए कि पहले चरण में 121 सीट्स का जो मतदान है 6 नवंबर को है और नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है, यानी 9 दिन बाद। जबकि दूसरे चरण पर 122 सीट्स है, मतदान 11 नवंबर को होना है, जिसके नामांकन की आखिरी तारीख जो है वो 20 अक्टूबर है, यानी अब कुछ ही दिन बाकी है। लेकिन एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान अभी भी बची हुई है। तो आखिर कैसे हल निकलेगा सीट बंटवारे का, ये बड़ा सवाल है। ये सब बयान वीरों का कोई नोटिस न जनता लेती है न हम लोग लेते हैं। कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पार्टी की चिंता करें, अपने नेता की चिंता करें, अपने गठबंधन की चिंता करें, यही बहुत है। सरकार जा रही है, एनडीए की विदाई हो रही है, तो कुछ न कुछ तो प्रलाप करना है। जो परिणाम बिहार की जनता ने दिए, उन्हें सर आंखों पर रखता हुआ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं आगे बढ़ाता रहा। आज पुनः मेरे नेता की ये पुण्यतिथि हर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता के लिए एक संकल्प दिवस के तौर पर है, जहां उनके सपनों के बिहार को बनाना हमारा लक्ष्य है। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ, इस संकल्प के साथ आज के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता चुनावी रण में उतरेगा और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ बिहार को एक विकसित राज्य बनाना। बड़े भाई छोटे भाई से आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बराबर बिहार में एनडीए गठबंधन के अभिभावक की भूमिका में रहे हैं। एक बार फिर उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही अगली सरकार बनेगी। सीट शेयरिंग को लेकर के भी कहीं कोई तरह की दुविधा में नहीं रहना चाहिए। बहुत जल्द साझा ऐलान। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। एक करके तारुफ करा देती हूँ। भूपेंद्र यादव है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। किशोर कुणाल है, प्रवक्ता जेडीयू पार्टी। प्रोफेसर बादशाह आलम है, प्रवक्ता आरजेडी। आसिफ नाथ तिवारी है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। सदफ इकबाल है, प्रवक्ता जेएसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले किशोर कुणाल जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। भाई, कब, अगर हम देखें गठबंधन की जो आपका पेज है ये सुलझेगा, क्योंकि बहुत जल्द इलेक्शन होने हैं और नॉमिनेशन की डेट्स भी आप देख रहे हैं, तो अभी तक तो ये भी नहीं पता चला कि किसको कितनी सीट्स मिलने वाली है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि कौन कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने हैं। किशोर जी। मोनिका जी, बिल्कुल आश्वस्त रहे। हमारे गठबंधन के सारे दल एक दूसरे के संपर्क में है, लगातार बातें हो रही है और ये चुनाव 243 सीट का चुनाव है। तो सभी दल के, सभी गठबंधन के सभी दल आपस में लगातार बात करते हुए यह तय कर रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार कहाँ पे बेहतरीन होगा। और चूंकि हमारा लक्ष्य बिहार को जीतना है, हमारा लक्ष्य है 2025 से 30 में बेहतर बिहार को बेहतरीन बिहार में बदलना है। और इस प्रयास में अभी तो मुझे लग रहा है लक्ष्य आपका ये होगा कि सीट्स को किसको कितनी सीट मिलनी है। इतने सारे तो आपकी दावेदार, इतनी सारी पार्टी में, अगर हम देखिए गठबंधन में पार्टियां हैं, तो सीट की माथापच्ची तो अभी बहुत जोर से चल रही होगी। तो ये जो बाकी दल है, हाँ बिल्कुल माथापच्ची नहीं है। योग्यता अनुसार उम्मीदवार तय होंगे और आवश्यकता अनुसार सीट तय होगा। यानी जिस पार्टी को जितनी सीट मिलनी चाहिए, सम्मान पूर्वक उन्हें उतना सीट मिलेगा भी, और जो योग्य उम्मीदवार होंगे उन्हें चुनाव के मैदान में उतारा भी जाएगा। गठबंधन के सभी दल सभी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता, चाहे हमके कार्यकर्ता हूँ, रालोमू के कार्यकर्ता हूँ, आज पता चल जाएगा, आज सामने आ जाएगा सब कुछ। बिल्कुल, आज कल जब भी आना हो, एक साथ गठबंधन के सभी दल के नेता एक साथ बैठेंगे और सीटवार कैंडिडेट सहित अनाउंस कर दिया जाएगा। ये हमेशा से होता है, पिछले 3 चुनाव को आप कवर किया। लेकिन अभी तक एक साथ बैठ नहीं रही है, और जितनी बैठकें हो रही है वो एक एक करके हो रही है। चलिए ठीक है, भूपेंद्र यादव जी आपके पास आ रही हूँ। कहीं ना कहीं जेडीयू, माफ कीजिएगा, पूरा अगर हम देखें एनडीए गठबंधन, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एलजेपी रामविलास जो है वो कहीं ना कहीं गले की फांस, ऐसा कुछ हो रहा है कि मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो जिस तरीके से कॉन्फिडेंट है अपनी सीट्स को लेकर कि भाई इतनी सीट्स तो मुझे चाहिए, तो कैसे ये पेच सुलझेगा। और बात तो वो सिर्फ आपसे कर रहे हैं, बीजेपी से कर रहे हैं, जेडीयू से तो कोई बातचीत है नहीं।
और उसके अलावा यह भी सुनने में आ रहा है कि सभी 243 सीट्स की भी उनकी तैयारी है। देखिए, आपको सुनने में आ रहा है, ऐसा कुछ बात है नहीं। हमारे जो है ना प्रदेश में खास करके आदरणीय चिराग पासवान जी बहुत सुलझे हुए नौजवान हैं और सर्वमान्य नेता है। हमारे एनडीए का जो है ना डायनेमिक पर्सनालिटी है, नो डाउट। वो सबके कदम में कदम मिलाकर चलने का प्रवृत्ति उनमें है। और हमारा जो ये गठबंधन है उनके साथ आज का नहीं है, करीब कई सालों का, उनके पिताजी का समय का हम लोग का गठबंधन रहा है। तो 54 सीट्स उन्हें दे रहे हैं आप लोग? आपको स्पष्ट बता दूं कि हमारे यहाँ एनडीए जो है ना अपना गठबंधन धर्म का पालन सदैव करती आ रही है और करेगी। अब रही बात, हम कल या परसों आपको 1 से 2 दिन के अंदर में आप एकदम जो है देख लीजिएगा कि हमारा जितने भी एनडीए का 5 पांडव है पूरी तरह से इंटैक्ट है और सीट को जैसे एकदम बंटवारा कर लिए हैं लोग। सिर्फ ऐलान करना हमारा बाकी है और कौन कहां से लड़ेंगे यह जो है ना आपके टीवी स्क्रीन पर कल से तैरना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं है। हम लोग 5 पांडव एकदम तैयार बैठे हुए हैं, समर सज गया है। 50 से 54 सीट्स मांग रहे हैं ना चिराग पासवान, उन्हें दे दी जाएंगी। वो कह रहे हैं जिस तरह का परफॉर्मेंस उनकी पार्टी कर रहा है विधानसभा चुनाव में आखिरी और उससे पहले लोकसभा इलेक्शंस में, तो ऐसे में वो डिजर्व करते हैं 50 से 54 सीटें, तो उन्हें दी जा रही या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब मैं आपसे कह रहा हूँ सुवर्णिका जी की सबसे पहली बात यह है कि हमारे यहाँ 5 जो पांडव है काफी बलवान है और अधिक बोझ उठा के चलने की उनमें शक्ति है। तो स्वाभाविक है कि जो है ना अपने गार्जियन से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी से वो जरूर थोड़ा बहुत अपना मांग करेंगे। उनका गठबंधन धर्म भाई निभाना है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हम लोग एक दूसरे को संतुष्ट करके ही आगे बढ़ते हैं। इंडी गठबंधन की तरह नहीं है कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के धरती पर वो कहते हैं कि जामो में तुम लो 2 गो, तुम ले लो 4 गो, तुम ले लो 5 गो, तुम ले लो 6 गो, ये करके जो है ना वो चलम चलता कर देते हैं। उस प्रकार हमारे यहाँ गठबंधन में नहीं है मेरे भाई, और पूर्ण रूप से आप संतुष्ट रहिए। बहुत जल्द आपके टीवी स्क्रीन पर जो है ना हम लोग का 5 पांडव का कहां भाई लड़े हैं। 243 सीट और 2025 सिर्फ आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा इलेक्शन। इसमें घर बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, सदफ इकबाल साहब, ठीक है, नहीं इंडिया गठबंधन वाले अपना देख जी। सदफ इकबाल साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये भी सुनने में आ रहा है कि चिराग की पार्टी कह रही है कि देखिए राजनीति में सारे विकल्प खुले होते हैं, तो मुमकिन है कि वो जनसुराज पार्टी के साथ भी चले जाएं। देखिए, सबसे पहली बात कि जब से पद यात्रा शुरू हुई है प्रशांत किशोर जी की और जब से हमारी पार्टी बनी है तब से हमारे ये एक बात साफ है और प्रशांत किशोर जी भी ये इस बात को बिल्कुल साफ तरीके से कहते हैं कि हमारा गठबंधन किसी के साथ नहीं होगा, ना अभी होगा ना बाद में होगा। तो हम अकेले ही इस इलेक्शन को लड़ने वाले हैं। और अगर आप देखिएगा कि सबसे बड़ी खूबी हमारी ये है कि हमारा किसी के साथ गठबंधन नहीं है, हम तमाम सीटों पर अकेले लड़ रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ सीटों को लेकर कोई भी खींचतान नहीं है। तमाम सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बहुत जल्दी होने वाली है और यह हमारा पहला चुनाव है। इसीलिए हम मैंने खींचतान का प्रश्न ही नहीं बोला, मैंने तो यहाँ पे ये जिक्र किया कि एलजेपी रामविलास जिनको लेकर इतनी बात हो रही है, एनडीए गठबंधन में एक अच्छा खासा वो कद रखते हैं और इसीलिए वो इस तरीके से डिमांड भी कर रहे हैं। तो जब उनसे राजनीतिक विकल्प के बारे में पूछा गया उस पार्टी से, तो वो पार्टी कह रही है कि राजनीति में सारे विकल्प खुले रहते हैं। ये कहना कि ऐसा नहीं होगा या ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। देखिए, अभी जो है इन लोगों की हालत है कि तराजू पर चढ़े हुए जिंदा मेंढकों के जैसी हालत है। ये कब कहां उछल करके चले जाएंगे, किसके साथ चले जाएंगे, कहा नहीं जा सकता। लेकिन उनके लिए तमाम विकल्प खुले होंगे, मगर उस विकल्प में जनसुराज का नाम नहीं है। जनसुराज पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल साफ है। और हम लोग जमीनी स्तर के लीडर्स के उम्मीदवारों की तलाश है और आप देखेंगे कि बहुत जल्द हमारा ऐलान होने वाला है। और वो लोग जो बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, अपनी ईमानदारी
ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं, हम वैसे कैंडिडेट जो है बिहार को दे रहे हैं। और एक एक सीट पर आपको कर्मठ, ईमानदार और मेहनती लोगों का प्रशांत किशोर जी चयन कर रहे हैं। ये लोग समाज के सबसे बेहतर लोग होंगे और ये जब जीत करके आएंगे तो आप देखेंगे कि बिहार को आगे ले जाने में अपना कंधा लगाएंगे। प्रोफेसर बादशाह आलम, मैं आपके पास आ रही, मैं लौटूंगी, मैं सदफ जी में लौटूंगी। प्रोफेसर बादशाह आलम, क्या स्थिति इंडिया गठबंधन की है? आपकी भी स्थिति अलग तो नहीं, क्योंकि अभी भी ऐलान तो हुआ नहीं, लेकिन क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एनडीए से पहले आपकी तरफ से ऐलान हो जाए कि किसको कितनी सीट्स मिल रही हैं? नहीं, हमारे यहाँ देखिए सब कुछ तय है। हमारे यहाँ सीट बंटवारे को लेके कोई जो है झंझट नहीं है। सब बताया तो लोग है नहीं आपने, संतुष्ट हैं पब्लिक एक तो दूसरे हुआ से। नहीं कुछ भी अभी तक। और आपको एक दो दिन के अंदर आपको आ जाएगी सारी एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा, उसकी बात नहीं है। बात मेन ये है कि इस वक्त जो 2025 का जो चुनाव हो रहा है, ये किस ग्राउंड के ऊपर ये लड़ा जाएगा चुनाव, कौन कौन पार्टियां कितने सीट पे लड़ेंगी, कहां से लड़ेंगी, ये सब एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो मेन मुद्दा एसआईआर का जो बिहार के अंदर इन लोगों ने खड़ा किया है, तो ये एक तरह से ये दिख रहा है कि ये मैच फिक्स कर लिया इन लोगों ने। चुनाव आयोग है, इसमें भारतीय जनता पार्टी है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इनके साथ मिला हुआ दिख रहा है। ये पिछले रवैया देख के ये लग रहा है। तो जिस तरह से वोटर्स को यहाँ इन लोगों ने मैनिपुलेट किया है, ओवरऑल 6% वोट इन्होंने कट कर दिया है। तो अब उस 6% बादशाह आलम जी, आपने सिरे से पूरा खारिज कर दिया इस मसले को, जिस मसले को लेकर हर तरफ बात हो रही है कि आखिर कैसे सीट बंटवारा होगा। इतने कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं और एसआईआर के मसले को या फिर दूसरे मसलों को लेकर, लेकिन आपस में बंटवारे में हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है मैडम। हमारे यहाँ मोनिका जी कोई कंफ्यूजन नहीं है। सीट कंफ्यूजन में हम लोग सारे हमारे लाइफ से एक दूसरे से संतुष्ट हैं और वो इस चीज को बहुत क्लियरली ढंग से अपना कांग्रेस को बराबर की सीटें दे रहे हैं आप लोग, कांग्रेस को बराबर की सीटें दे रहे हैं। अरे जो कांग्रेस का हक है वो कांग्रेस को मिलेगा, जो आरजेडी का है कि आरजेडी को मिलेगा, वीआईपी को मिलेगा। जो हमारे गठबंधन में जितने लोग हैं वो सब संतुष्ट है। कोई आपस में खींचातानी नहीं है। ये खींचातानी इन लोगों के यहाँ है एनडीए के अंदर। वह चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि हम 243 पर लड़ेंगे और ये हमारे भूपेंद्र भाई ये बता नहीं रहे हैं कि ये कितने पर लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे। लेकिन इनके साथ तो पूरी मशीनरी लगी हुई है ना बिहार की। ये तो संतुष्ट बैठे हुए हैं। इन्हें इलेक्शन थोड़ी लड़ना है, इन्हें तो साम दाम दंड भेद लगा के सरकार बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ये जनता से इनको कुछ लेने देने नहीं है। बिहार की जनता आपने आसिफ तिवारी जी, कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी एक्सपेक्ट कर रही है? क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई नेशनल पार्टी है तो उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस भी है, लेकिन वो नेशनल पार्टी का टैग यहाँ पर बिहार विधानसभा इलेक्शंस में चलने वाला है। आपको लग रहा है यहाँ पे वो लॉजिक अभी चल रहा होगा? क्योंकि ऑब्वियसली आपको परफॉर्मेंस तो पता ही है कांग्रेस पार्टी का, तो ऐसे में क्या गठबंधन में इसे लेकर कोई खींचतान, क्या बराबरी की सीट्स मिल जाएंगी कांग्रेस पार्टी को? हाँ जी मोनिका जी, नेशनल पार्टी का टैग नहीं है कांग्रेस के साथ। ऑफ कोर्स इट्स अ नेशनल पार्टी, यस। तो मैंने वही पूछा कि वो जो नेशनल पार्टी है वो क्या हक आपको बिहार में भी मिलेगा? जी। और सुनिए, और भूपेंद्र भाई हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, भाजपा प्रवक्ता। खुद को ये लोग पांच पांडव और इनके अपने सहयोगी मोदी जी के केंद्र में मंत्री जीतन राम मांझी जी ने इन लोगों को कौरव कह दिया है। एक्सपोस्ट पढ़ा उनका आपने? उनका एक्सपोस्ट है, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 15 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। असी कहते हैं अस्त्र शस्त्र को। कम से कम 15 विधानसभा। अच्छा, ये किससे कही गई थी? रश्मि रथी जिसने भी पढ़ी उसे पता होगा कि ये डिमांड तो कौरवों से रखी गई थी कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो। पांडवों से नहीं रखी गई थी, कौरवों से डिमांड रखी गई थी। तो जीतन राम मांझी जी ने कौरवों के सामने डिमांड रखी है कि कम से कम 15 ग्राम दे दो, 15 विधानसभा दे दो, तब हम परिजन पे असी नहीं उठाएंगे, अपने लोगों पर हथियार नहीं उठाएंगे। 15 से कम दे दिया तो हथियार उठा लेंगे। ये करें, हमारे यहाँ सब ठीक है। अब ये सच बोल रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी सच बोल रहे हैं। चिराग पासवान जी ने भी एक एक्सपोस्ट किया है कि जीने के लिए मरना सीखो, अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। अब उसके बाद चिराग पासवान जी अब चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे। चिराग पासवान जी ने आज सवेरे मीडिया को बयान दिया है कि अभी अंतिम चरण में कोई बातचीत नहीं हो रही है, अभी तो बातचीत का शुरुआती चरण है। आप कह रहे हैं सब फाइनल है, तो क्या चिराग जी झूठ बोल रहे हैं? मैं बस दो ही प्रश्न जानना चाहूंगा, जीतन राम मांझी जी ने सच बोला है या झूठ जो एक्सपोस्ट डाला है? चिराग पासवान जी ने तो आज मीडिया के सामने कहा कि नहीं, भूपेंद्र जी से इसका काउंटर ले लेते हैं, आपको अवसर मिलेगा, आपको अवसर मिलेगा। चिराग पासवान जी ने मीडिया के सामने जो कहा है कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है,
अभी तो बातचीत का शुरुआती दौर है। तो मैं ये बस दोनों ये साफ कर दें कि चिराग जी, जीतन जी सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, भूपेंद्र यादव जी काउंटर। ऐसा है, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष नाथ भाई हैं, हमारे मित्र हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि चिरहरण करने वाला पार्टी के आप साथ हो रहे भाई साहब, आप जो है ना सच बोला है कि झूठ, जीतन राम मांझी जी सच बोल रहे हैं कि झूठ, ये बताइए ना, ये बताइए। बिहार की जनता आपको 65 चिरहरण में सम्राट जी की कितनी भागीदारी थी, बता दीजिए। सालों से बाहर रखे हुए हैं, चिरहरण वाली पार्टी के साथ जब आप जाइएगा तो आपका तो मटिया मेट होना तय है ये ना है। भूपेंद्र भाई, आशीष नाथ भाई, ये जो सम्राट जी की कितनी भूमिका चिरहरण ये दोहा से बिहार की जनता नहीं सुनती है। आप जो 118 जातीय नरसंहार कराए हैं अपने रीजन में, कांग्रेस के रीजन में, पूछा कि भाई चिराग जी ने सच बोला है कि झूठ राजद के हमारे मठाधीश लालू प्रसाद जी, चलिए ठीक है सर, आपकी बात आ रही है, ठीक है ठीक है। किशोर कुणाल जी आपके पास आ रही हूँ। किशोर कुणाल जी, चिराग पासवान के लिए जाहिर है कहीं कहा जा रहा है कि भाई तेजस्वी के खिलाफ एक डायनेमिक फेस है, तो एनडीए किसी भी तरह से उनसे हाथ नहीं धो सकती है, वो हिस्सा है एनडीए गठबंधन का, हम सभी जानते हैं। लेकिन जिस तरह की बातें आ रही है, मैं उनका जिक्र कर रही हूँ। आप भी देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव के मुकाबले चिराग पासवान वो डायनेमिक फेस बिहार में? बिल्कुल नहीं, हम एनडीए में हर एक पार्टनर को बराबर मानते हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी साहब हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा साहब हो, या चिराग पासवान जी हो। जीतन राम मांझी को आप सीएम का पद तो नहीं देंगे बिहार में, मुझे लगता है अगर जीत। हर दल की अपनी एक महत्ता है और उस महत्ता को जनता दल यूनाइटेड उसकी सम्मान भी करती है, उसको मेंटेन भी करती है। हम बात करेंगे बादशाह साहब का, बादशाह साहब बहुत सीनियर प्रवक्ता है, लेकिन नॉन सीरियस बात भी कर जाते हैं बीच बीच में। ये कहते हैं कि हमारा सब कुछ तय है, तो पहले तो आप अपना नीति और नेतृत्व तय कर लीजिए। बगल में बैठे आशीष नाथ किशोर जी, मेरी बात का जवाब तो दे दीजिएगा, बादशाह आलम जी पर कर लीजिएगा, वो आपको जवाब काउंटर भी दे देंगे। पर मैंने जो प्रश्न पूछा चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को लेकर, इससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? नहीं, ये सारे नेता हैं और सभी नेताओं का सम्मान है। चिराग पासवान जी का भी सम्मान है, तेजस्वी यादव जी का भी सम्मान है। सभी लोग जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी सम्मान नहीं, दोनों यंग फेस हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि अगर भाई यहाँ पर इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट कर रहा है, वो कहा जा रहा है कि भाई अगर सत्ता में आ जाते तो सीएम बनेंगे, तो आपको लग रहा है कि हाँ? मोनिका जी, पॉलिटिक्स में यंग फेस और ओल्ड फेस का नहीं होता, यहाँ पे क्रेडिबिलिटी बोलता है, और क्रेडिबिलिटी हर किसी का है, इतिहास सबका है, बिहार की जनता सबको जानती है, सबको पहचानती है, और मैं समझता हूँ कि सबकी अपनी रेलिवेंसी है, सबका अपना महत्व है। हमारा जो एनडीए अलायंस है, वो अलायंस माननीय नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में चुनाव लड़ रहा है। सभी लोग पार्टनर्स हैं, वो पार्टनर्स हैं, सभी लोग हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सबका लक्ष्य एक ही है कि जिस 20 वर्षों में जिस बिहार की आधार रखी गई है, उसे कैसे हम बेहतरीन बिहार दे सके, इसी की लड़ाई लड़ी जा रही है, इसी का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग जनता से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप हमारे 20 साल के ट्रैक रिकॉर्ड और अगले 5 साल के रोड मैप को ध्यान में रखते हुए जनादेश है, ताकि हम लोग 1 करोड़ 21 लाख महिला जिसको 10,000 रुपया में दिया गया है। मैं यही सोच रही थी कि आपने इसका जिक्र क्यों नहीं किया, वो 10,000 रुपया भी रिसेंट में गए। बिल्कुल, उसके रोजगार को खड़ा कर सके, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार या नौकरी या व्यवसाय खड़ा कर सके। बाकी जो भी हमारा रोड मैप है, हर रोड मैप। किशोर जी, इससे पहले जब सत्ता में आए थे तो मैनिफेस्टो में जिक्र था ना कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, कि उसके बाद पलायन रुक गया बिहार से? बिल्कुल रुका है। आप पलायन का डेटा, हमारे बगल में बैठे हैं आशीष नाथ तिवारी साहब, बादशाह साहब है, हम लोगों ने मिलकर जातीय सर्वेक्षण किया था, भाजपा का भी सहयोग रहा था। सर्वेक्षण की रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो मात्र 45 लाख लोग बिहार से पलायन किए, मात्र 45 लाख लोग। जो पलायन, इसको रोजगार के लिए पलायन कहा जाता है, माइग्रेशन फॉर बेटरमेंट, और ये हमेशा से होता आया है और हमेशा से होता रहेगा। आज से 50 साल पहले भी लोग बाहर गए थे अच्छे की तलाश में, आज भी जा रहे हैं, आज से 20 साल बाद भी जाएंगे। अभी बिहार का लोग डर के मारे, मजबूरी के मारे कहीं बाहर नहीं जा रहा है। बिहार के अंदर पर्याप्त मात्रा में, आपको लगता है कि अगर रोजगार के वहां पे ऑप्शंस होते फिर भी वो बाहर जाते? चलिए ठीक है, एक बार जवाब दे लेते हैं प्रोफेसर बादशाह आलम। देखिए, ये हमारे किशोर भाई जो है ना, ये भी अचेत हैं, इनको अभी कुछ पता नहीं है। जिसके हमारे नीतीश जी जिस तरह से अचेत अवस्था में है, तो इनकी ये जेडीयू पार्टी बिल्कुल अचेत अवस्था में है।
इनको बिहार में ये 20 साल से हुकूमत कर रहे हैं और इनको क्या करना चाहिए था, इन्होंने किया क्या है, तो ये तो इनके पास बताने का कुछ है नहीं। पहले थे तो बता दीजिए तो ये चीज तो है। जो आप जो टीचर कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट का टीचर रिक्रूटमेंट का जो चलिए किशोर जी सुन लेते हैं उनको, थोड़ा सा सुन लेते हैं किशोर जी पलायन प्लीज। वहाँ आपने रोकने की बात की, न वहाँ कोई रोजगार लगा, न वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी, न कोई बाहर के लोग वहाँ आके अपना पैसा लगा रहे हैं बिहार के अंदर। अरे बिहार में कोई आता है क्या? बिहार से तो जो है जाना ही तय है बिल्कुल। आप ये देख रहे हो 20 साल के अंदर आपने बिहार की क्या स्थिति बना रखी है। और अब जो इस वक्त आप 2025 के इलेक्शन में आप जो है यहाँ एनडीए के गठबंधन में मिले हुए हैं, तो ये आपका आखिरी इलेक्शन लगता है ये हमें देख के। ये जो इनके हनुमान है ना हमारे भूपेंद्र भाई के, तो इन्होंने आपको 2025 में ही आपका बेड़ा गर्क कर दिया था इन्होंने। चलिए ठीक है, अब इस वक्त इनके हनुमान जी की ड्यूटी कहाँ कहाँ लगेगी और वो क्या करेंगे, आप इसके बारे में सोचिए। महागठबंधन के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। महागठबंधन जनता के साथ है और जनता महागठबंधन के साथ ठीक है। सदफ इकबाल जी, आप सुनी रहते किशोर कुणाल जी को, उन्होंने कहा कि भाई रोजगार वहां पर पर्याप्त मात्रा में, लेकिन हमेशा से युवा जाते रहे और आगे भी जाते रहेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए हमारे भाई किशोर कुणाल जी ने बात कही कि पलायन बिहार में कम हुआ है या पलायन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इनको इस तरह की बात कहने से पहले, इस तरह के जुमले निकालने से पहले 10 बार विचार करना चाहिए कि बिहारियों का दर्द इनको समझना चाहिए कि बिहार के युवा चाहे उन्हें पढ़ना हो या नौकरी करनी हो, उन्हें बिहार से बाहर निकलना पड़ता है। बिहार में 20 साल तक आपकी सरकार रही, आपने कोई एक अच्छी यूनिवर्सिटी, कोई एक अच्छा कॉलेज क्यों नहीं बनाया कि बाहर से बच्चे आकर के बिहार में पढ़ें, बिहार के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। बिहार से लोग 10,000, 12,000, 15,000 की मजदूरी करने के लिए हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं और पलायन का दर्द वो झेलते हैं। आपने जो लॉकडाउन के समय देखा होगा कि किस तरह से मजदूर पैदल आए बिहार की तरफ और क्या स्थिति थी। तो लाखों लाख लोग जो अपना घर, अपना परिवार, अपनी बीवी, अपने बच्चों को छोड़ करके बाहर 2-4 पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं, अपना खून जला रहे हैं, अपनी हड्डी घिस रहे हैं। तो इन नेताओं को शर्म करनी चाहिए। 15 साल लालू राज रहा, 20 साल इनका। चलिए ठीक है किशोर कुणाल जी, 20 सेकंड बस एक मिनट का समय दीजिए। किशोर कुणाल जी, हाँ, CLA का आना, ये अगर पलायन है, ये अगर बिहार में इंस्टीट्यूशंस नहीं आ पाया, तो मैं समझता हूँ कि आपकी राजनीतिक समझ ही कमजोर है। अगर IIT आए, अब IIT में 4,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें से 3,000 बच्चे बिहार से बाहर के हैं, तो क्या यह मान लेना चाहिए कि बाहर के जो बच्चे बिहार में आकर पटना के IIT में पढ़ रहे हैं वो भी पलायन के शिकार हैं? आप कहती हैं पलायन, आपके प्रशांत किशोर जी समय अनुसार दिल्ली में पढ़ने गए, हैदराबाद पढ़ने गए, नौकरी करने के लिए विदेश गए, क्या वो अभी एक पलायन का ही हिस्सा था या अपॉर्चुनिटी के लिए हो गए थे? तो बिल्कुल अगर कोई अच्छा, चलिए ठीक है, आसिफ तिवारी जी क्लोजिंग कमेंट। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बातें होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तिवारी जी क्लोजिंग कमेंट। देखिए, एक प्रवक्ता के तौर पर किशोर कुणाल जी बड़े तार्किक तरीके से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं पहली बार इनके साथ बैठा हूं। पहले तो मैं इनका खैर मकदम करूं, स्वागत करूं। हम चाहे किसी भी राजनीतिक दल के साथ रहें, अच्छे लोगों का स्वागत होना चाहिए। इन्होंने जो पलायन की बात है, ये सही बात है कि हम गिरमिटिया के माटी के लोग हैं, हमारे यहाँ से गिरमिटिया मजदूर जाते थे, ये सही बात है। लेकिन क्या इससे हम सरकार को जिम्मेदारियों से मुक्त कर देंगे? मीडिया ने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी मोनिका जी, वरना सरकार ने जिस तरह से इन्वेस्टर्स सबमिट कराया और कहा कि इतने का MOU साइन हुआ, उतने का MOU साइन हुआ, उसके बाद फॉलो अप स्टोरी मीडिया पर होनी चाहिए कि सरकार ने। मैं क्षमा चाहूंगी आपके पास, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती रहती खबर के माध्यम से साझा करने के लिए।